Morning students, I am going to teaching about electric field intensity at equatorial point due to an electric dipole। आज हम वीडियो लेकर आए हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at equatorial point due to and मतलब विद्युत कारण उसके विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ। देखिए विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं पूरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका टॉपिक है जो आज हम पढ़ा रहे हैं। वो हेडिंग लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, उसको आप उतारिए। चलिए उतारिए, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। दो डाइपोल है, सॉरी ये डाइपोल है और ये है आपका डाइपोल लेंथ। ये डाइपोल का सेंटर ओ हो गया, ये लंबाई को एल बोलते हैं क्योंकि डाइपोल का लेंथ 12 होता है, उसका हाफ लेंथ एल है, ये भी हाफ लेंथ आधा लंबाई एल है। देखिए ये जो है डाइपोल यानी कि द्विध्रुव का अक्ष होता है, ये अक्ष है और यहाँ से जो लाइन गुजरता है परपेंडिकुलर ऐसे, इसको निरक्ष बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। तो हमें आज का टॉपिक है उसमें अक्ष का बिंदु निरक्ष बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये निरक्ष है, इसके कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए पॉइंट, यहाँ ले लीजिए, यहाँ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसी पॉइंट पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये निरक्ष का कोई बिंदु है, निकालना है। तो नीचे भी निकाल सकते, ऊपर भी निकाल सकते हैं आप, या नीचे भी निकाल सकते हैं। चलिए एक लाइन हम आते हैं ऐसे निरक्ष, ये आपका निरक्ष हो गया, ये निरक्ष है, इक्वेटोरियल एक्सिस है। इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए आप कहीं भी, मान लीजिए कि यहाँ पे दिस इज द पॉइंट पी। तो आपको बताया गया था कि केंद्र से, सेंटर से जो है जहाँ ज्ञात करना होता है उसके डिस्टेंस को आर जनरली हम लोग मानते हैं। तो आर मान लीजिए पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें भी यहाँ हम ज्ञात किए थे, अक्ष बिंदु पर ज्ञात किए थे, उसमें यहाँ से दूरी आर माना गया था। आज यहाँ निरक्ष बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ था, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है, तो आर यहाँ था तो अब आर यहाँ पे है। देखिए अगर आप यहाँ ज्ञात करोगे तो आर डिस्टेंस यहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ ज्ञात करोगे तो यहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ ज्ञात करोगे तो यहाँ मानना पड़ेगा, तो आर माना गया है। अब देखिए, अब आप ही बताइए कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू आवेश कारण जैसे पढ़ा गया है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे जो तीव्रता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ से, आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस चार्ज। तो उसी प्रकार देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे अगर निकालने के लिए आपको कहा कैसे निकालिएगा, यहाँ से देखिए बाहर ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे चार्ज देखिए तीव्रता। तो बताइए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे डायरेक्शन देखना है इंटेंसिटी का, तो आप एम ले लीजिए ऐसे, यानी कि ऐसे देखिए ऐसे भागेगा, देखिए ऐसे, यानी कि आप एम ले लीजिए इस तरह से आप समझने के लिए।
यानी कि ऐसे तीव्रता ऐसे भागेगा, देखिए इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं E1 वेक्टर। वैसे नाम कुछ भी दे सकते हो, E1 E2 से कोई मतलब नहीं होता है। E1 वेक्टर प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। उसी प्रकार सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता कैसे होगा, तो पढ़े आप, माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे निकालना है तो माइनस चार्ज की तरफ ही होगा, ऐसे यहाँ निकालना है तो माइनस तरफ होगा, यहाँ निकालना है तो माइनस चार्ज की तरफ ही होगा, यहाँ भी निकालना है तो माइनस आवेश की तरफ ही होगा। तो यहाँ निकालना है, देखिए इस पॉइंट पे, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ माइनस आवेश की तरफ, यानी कि ऐसे होगा। यानी कि सुविधा के लिए हम लोग ऐसे डॉट मिला दें, यानी कि माइनस आवेश के कारण जो है इस पॉइंट पे तीव्रता इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा। इसका नाम हम लोग कर देते हैं E2 वेक्टर। वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब आप बताइए, एक पत्थर है और दो बच्चे, एक बच्चा इधर खींच रहा है, एक बच्चा इधर खींच रहा है, ठीक है। तो ये पत्थर कहाँ खिसकेगा, मान लीजिए 6 न्यूटन है, ये भी 6 न्यूटन है, तो ये पत्थर किधर खिसकेगा, ये रस्सी बांध के ऐसे खींच रहा है, तो ऑब्वियसली देखिएगा पत्थर न तो इधर खिसकेगा, नहीं तो इधर खिसकेगा, पत्थर जो है इधर खिसकने लगेगा। मतलब आप काम कर रहे हैं इधर और इधर, और परिणाम हो रहा है इधर, यानी कि पत्थर इधर खिसकते जाएगा इस तरह से। उसी प्रकार यहाँ से किया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ हमें फाइंड करना है, तो दो तीव्रता है, दो इंटेंसिटी है, एक E1 है, एक E2 है। तो बताइए कि फाइनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो दोनों के कारण जो फाइनल होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इधर होगा, देखिए बीच में ऐसे भागेगा। इसको कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली बोल सकते हैं, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हो गई। चलिए, तो ये हो गया परिणामी तीव्रता को जनरली हम लोग E बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर इसको मिला दीजिएगा ऐसे, तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इस एंगल को आप थीटा मान लीजिएगा, ये भी एंगल को थीटा मान लीजिएगा। तो ये थीटा मान लीजिएगा, तो ज्योमेट्री के अनुसार ये वाला ये एंगल, देखिए ये लाइन जो होता है जनरली ये इसका पैरेलल होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन है, अब ये लाइन दोनों पैरेलल है, समांतर रेखा है, तो ये थीटा क्या आ जाएगा, थीटा। और ये देखिए ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जानते हैं आप, देखिए ये पैरेलल लाइन से ये वाला ये कर्स कर रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा दोनों, ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। मतलब क्या, E1 और E2 के बीच एंगल थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका फिगर रहा। इसमें कंसिडरेशन करना है तो कर सकते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 12 वेक्टर। इक्वेटोरियल लिखा हुआ है, एंड पॉइंट from center of the dipole where इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका
तीव्रता ज्ञात करना है, जैसा कि चित्र में है। ये कंस्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जनरली तो उसके लिए मैं लिख दिया हूँ कि इस तरह से लिखना होगा आपको। चलिए अब मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करना होगा हमको, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण जो है तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करेंगे E2, और दोनों तीव्रता का रिजल्टेंट हम लोग निकाल देंगे जैसे जानते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखिए, तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही बात होता है, इसमें घबराइएगा मत। आप लोग लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की बात, हम विद्युत क्षेत्र भी सिंपली बोल सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, या सिंपली तीव्रता भी बोल सकते हैं। उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो बताइए, तो क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता देखिए E1 है ना, तो लिखेंगे E1 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल आवेश के कारण, सिंगल चार्ज के कारण तीव्रता का जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग KQ/R²। इसके पहले वाला वीडियो में ही हम पढ़ाए हैं। तो क्या है कि KQ/R² एक सिंगल चार्ज के कारण होता है। तो आप देखिए, यहाँ सिंगल चार्ज प्लस क्यू है R²। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम तो क्या करेंगे, देखिए R है, यहाँ से यहाँ तक L है, कि राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R² + L² हो जाएगा। यानी कि R का मान जो है यहाँ से यहाँ तक R² + L² हो जाएगा। तो R ग्राफ पर लिख सकते हैं आप R² + L² का होल स्क्वायर, सॉरी रूट भी है, तो हो जाएगा √R² + L² का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन देख लीजिए आप, कहाँ है, इधर है। इधर का मतलब क्या, आप नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, ये तो P होगी, इसका नाम लेते हैं C, इसका नाम D, इसका नाम मान लो F है। अब देखिए, इसका डायरेक्शन जो है B से लेके P की ओर है, यहाँ देख लीजिए, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। देखिए ऐसे, तो B से P कर सकते हैं या B से C भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलॉन्ग BP, एलॉन्ग BP का मतलब हुआ इसका दिशा B से P की ओर है। इसको स्केलर फॉर्म में लिखिएगा। स्केलर फॉर्म का अर्थ होता है कि वेक्टर में डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, तो E1 = KQ², हटाएगा तो रूट हट जाएगा, R² + L²। इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसी प्रकार कारण P पर विद्युत क्षेत्र तो बताइए कि माइनस क्यू आवेश कारण यहाँ पे तीव्रता क्या E2 में मान है आप, तो यहाँ लिखना पड़ेगा E2 बराबर KQ/ फॉर्मूला होता है R²। एक सिंगल चार्ज के कारण यही फॉर्मूला होता है, एक पॉइंट चार्ज कारण कहा गया ना आपको, पॉइंट चार्ज कारण, तो Q/R²। तो R² यानी कि R का मान देखिए, यहाँ से कर लीजिएगा, इसके कारण आप यहाँ फाइंड कर लेते, यही R लीजिएगा। R का मान क्या है, √R² + L² है, यानी कि इसको हटाना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा R² + L², R का मान हो गया। फॉर्मूला होता है R², कितना का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना R हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसका स्क्वायर हो गया। और इसका डायरेक्शन देख लीजिए, एलोन कहाँ है, तो यहाँ से इधर है, मैंने P से A की ओर आ रहा है, मतलब P से A की ओर है। अब क्या करेंगे, इसको अगर वेक्टर हटाइएगा तो डायरेक्शन बताना आवश्यक नहीं होगा, तो इसको स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं आप, मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। E2 = KQ/² हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो R² + L² हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड। आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पर हो तो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं।
आप नहीं भी जानते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए कि दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट में के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और सेकेंड में भी है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, या अभी छोड़ इसको बाद में लिखते हैं। देखिए समझाते हैं पहले, अगर दो वेक्टर इस तरह से कुछ एंगल पर हो तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बीच में भागता है ऐसे। अगर इवन है, पढ़े होंगे 11th क्लास में, अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा पढ़े होंगे आप। उसी प्रकार से देखिए यहाँ E1 वेक्टर है, E2 वेक्टर है, इसका परिणामी क्षेत्र क्या ई है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, P इज गिवन बाई, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए एंगल पे है, तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए आप, थीटा नहीं है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है। E1 और E2 के बीच एंगल देखा जाता है, तो E1 E2 के बीच एंगल क्या बता रहा है, 2 थीटा बता रहा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होगा बल्कि 2 थीटा होगा ऐसे। फिर से देख लीजिए E1 और E2 के बीच एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा होगा। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू को ध्यान से आप देखिए, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड E1 इक्वल टू क्या है, E2 है। तो दोनों जब इक्वल है इसको लाइए आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे E2 है उसको E1 कर देते हैं, जहाँ E2 इसको E1 करते हैं, एक फॉर्म में करते हैं। E1 को छोड़ दीजिए, E2 और E1 बराबर है, तो E2 के जगह पर हम E1 ही कर दे रहे हैं। देखिए E2 जहाँ था हम E1 कर दिए, प्लस 2E1, यहाँ भी 2 है, E1 कर दीजिए कॉस 2 थीटा। अब देखिए इसको ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2E1 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करिए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, 2E1 का स्क्वायर 2E1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा। अब बताइए, आप मैथमेटिक्स पढ़े हो तो जान रहे हो ना फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पहले लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब इसका स्क्वायर निकालिए, वर्गमूल जिसको बोलते हैं, E1 स्क्वायर का वर्गमूल E1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 2 या 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ E इक्वल टू, देखिए 2 2 या 4 मतलब 4, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। E1 का स्क्वायर का वर्गमूल E1, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा। अब क्या करें हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट से हम E1 का वैल्यू लिख सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू E1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है E1 का मान यहाँ रखा जा रहा है, तो रखिए तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू E1 की वैल्यू देख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना था, इंटू क्या है कॉस थीटा। ये है, कुछ नहीं किए हैं, 2 है। E1 के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इतना रख दिए हम, और कॉस थीटा ज्यों का त्यों है। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू हम ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे हम, देखिए 2 ट्रेंगल मेरे पास, एक ट्रेंगल यहाँ पे है और एक ट्रेंगल यहाँ पे है। कोई भी ट्रेंगल के यूज करके आप कॉस थीटा को निकाल सकते हैं। तो कोई भी ट्रेंगल लेते हैं हम, POB लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रेंगल POB, कॉस थीटा कैन बी इक्वल टू B/H आधार बटा कर्ल। तो B क्या आ जाएगा L, H क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चलिए इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, इसको लाइए यहाँ से पुट करिए, 2K देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, L अपॉन इतना हो गया। अब देखिए जैसा कि पढ़ाया गया आपको कि P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ाया गया है P बराबर Q इंटू 2L। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, 2 को यहाँ ले जाइए आप, 2L हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा K Q, और 2 को उठा के इसके साथ मिला दीजिए, सब एक ही में है, मल्टीप्लाई है ये, तो Q इंटू 2L मान लीजिए हो गया। इसके साथ ये 2 यहाँ आ गए, इसके साथ बाई ये को इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस पावर 3/2। देखिए रूट में है, इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो 1/2 और 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, जोड़ के देख लीजिएगा तो 3/2 हो गया। तो अब Q इंटू 12 का लिखिएगा, P हो गया आर स्क्वायर प्लस, यही एक्सप्रेशन आया, यानी कि थर्ड मान लिया जाए। ए इक्वेशन आया इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, मतलब डाइपोल लेंथ बहुत ही छोटा हो P पॉइंट के कंपेयर में, R डिस्टेंस कंपेयर में, जैसे देखिए ये R डिस्टेंस है और ये L है, ये डाइपोल लेंथ है। अगर ये लेंथ बहुत कम हो, R बहुत ज़्यादा हो, तो L को 0 मान लेते हैं उस केस में। अगर हो तो, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो ये फॉर्मूला उपयुक्त है, एक बोल रहा है कि एकदम शॉर्ट डाइपोल है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। लिखेंगे कि इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब L जो है बहुत ही छोटा है R के, यदि हो ऐसा तो देन तो L को नेग्लिजिबल आप कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यदि L बहुत बहुत छोटा है R से तो L को 0 मान सकते हैं। ये लगभग का साइन होता है, ये ऐसे लगभग है, लगभग का साइन होता है। अब देखिए 0 मानिए तो क्या हो जाएगा, L का मान 0 हो जाएगा, यानी कि E कैन बी इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ये, यहाँ बचेगा R की पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो R3 बचेगा, यानी कि फाइनल बचा E बराबर KP बाई R। देखिए आपको जब हम पढ़ाए थे पिछला वीडियो में एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो उसमें आया था K, लेकिन यही निरक्ष बिंदु पर हम पढ़ाए हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पे, तो क्या आया 2 नहीं आया इसमें। बस यही अंतर इसका कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालिएगा तो 2 नहीं आएगा और एक्सियल पॉइंट पे निकालिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपका निकल गया, इसका डायरेक्शन क्लियर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इसका पैरेलल है, यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका माइनस से प्लस की होता है, और इसका अपोजिट लग रहा है कोई, ये राइट साइड है, कहाँ है लेफ्ट साइड है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
हियर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ई वेक्टर इज opposite to the C वेक्टर। अब बताइए कि एक्सिस ये फाइनल हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम आया तो एक तक लिखना है आपको। अब रिलेशन क्या है, देखिए एक्सिस पे निकाले, सॉरी ये इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकाले और एक्सिस पे हम पहले पढ़ाए हैं। देखिए हम एक संबंध बता रहे हैं, ठीक है। कि एक्सिस पे हम लोग पढ़े, एक्सिस मैंने एक्सिस पे जो पढ़े क्या पढ़े हम लोग, के 2p/r3। इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या पढ़े, देखिए इक्वेटोरियल लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल मतलब निरक्ष पर, अक्ष पर है निरक्ष पर है, क्या पढ़े kp/r3। अब दोनों का तुलना करिएगा, तो तुलना करिएगा तो देख लीजिए, इसको तुलना करके इसको डिवाइड करिए ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दीजिए ऐसे, तो भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, ई एक्सिस बाई ई इक्वाटोरियल मतलब निरक्ष, ई अक्ष ई निरक्ष, ये सब कट जाएगा। देख लीजिए क्या बचेगा आपका, तो यहाँ 2 सिर्फ बचेगा, यानी ई एक्सिस इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल। मतलब ये हुआ कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ये देखिए ये रिलेशन है दोनों में, एक्सिस पे इक्वेटोरियल एक्सिस पे, मतलब अक्ष पर और निरक्ष पर। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगला वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तब तक के लिए